हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनके लिए जीके के रामबाण क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपकी आने वाली एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस की एग्जाम भी आने वाली है। एसएससी की जो एग्जाम्स करवाता है वो भी करवाने वाला है, जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको आज की क्लास से और जो आने वाली क्लासेज है 5 या 10 क्लासेज होगी इस सीरीज की, उन सभी से आपको आपकी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और आपको आज की अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य पूछा गया है? करगम लोक नृत्य। तो देखिए, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, ये चारों आपके क्या हो गए? ऑप्शन हो गए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उससे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन बी क्रॉस अपराध, ऑप्शन सी नजरबंदी अपराध, ऑप्शन डी संज्ञेय अपराध। आप सभी ने सुना होगा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे हो गया रेप का केस हो गया, मर्डर का केस हो गया, या एक्सेट्रा जो केसेज है इसी के अकॉर्डिंग के जो केस है, उन सभी के अंदर हम देखते हैं संगीन अपराध का नाम आपने जरूर सुना होगा टीवी सीरियल्स के अंदर कि संगीन अपराध इस व्यक्ति ने किया है। तो जो संगीन अपराध होता है उसी का जो मूल नाम है, सही नाम है, वो है संज्ञेय अपराध। क्या नाम है? संज्ञेय अपराध। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनके अंदर पुलिस वाले किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय की परमिशन के, अनुमति के गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका करंट का क्वेश्चन है और आपकी आने वाली एग्जाम्स में आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए, ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो जो आपका सिनजियांग प्रांत है वो ऑप्शन डी चीन से रिलेटेड है, ये चीन का एक प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, मैग्नेसन कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन ए है शतरंज, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नेसन कार्लसन का संबंध है टेबल टेनिस से। और ये हाल ही के अंदर टेबल टेनिस का टूर्नामेंट जीतने के कारण चर्चा में भी रहे हैं। तो आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये, इसको आप जरूर याद करके रखिएगा। और इसके अलावा और भी कुछ खिलाड़ी हैं, उनकी लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि खेल शब्दावली से या जो रिलेटेड प्लेयर है खेल से उनके बारे में एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाता है। ये जो प्ले है, खेल का जो टॉपिक है, स्पोर्ट्स का टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, मैग्नेसन कार्लसन का संबंध है टेबल टेनिस से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि 18वीं शताब्दी के अंदर जो ब्रिटेन था, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, जहां से अंग्रेज आए थे, वहां पे सूती कपड़ा उद्योग का प्रचलन स्टार्ट हुआ। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई, ऑप्शन बी भारत में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन सी ब्रिटेन में भारत में बने कपड़ों की मांग में वृद्धि, ऑप्शन डी भारत में कपड़ों की मांग में वृद्धि। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, भारत में कपड़ा उत्पादन के अंदर गिरावट देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ष 1982 1982 में एशिया खेलों की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कतर। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत ने 1982 के अंदर एशियन गेम्स की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए है सावना घास के मैदान, ऑप्शन बी है शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन से, ऑप्शन डी बनता है आपका ध्रुवीय क्षेत्र से। तो आप सभी को पता होगा कि जो एस्किमो जनजाति है वो इग्लू नामक घर बना के उनमें रहती है, और जो इग्लू होते हैं वो बर्फ के घर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इग्लू बर्फ के घर होते हैं। उनके अंदर चमड़े का लेपन किया जाता है और बाहर से बर्फ के ये घर बने होते हैं। और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, अपने जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे हिमालयन एरिया हो गया, अपना माउंट एवरेस्ट का एरिया हो गया, इन क्षेत्रों के अंदर जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें ये जनजाति पाई जाती है और इसका नाम है एस्किमो जनजाति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर एस्किमो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी बंधुता, ऑप्शन डी न्याय। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? बंधुता। या जो आपको ऑप्शन में मिल सकता है वो मिल सकता है बंधुत्व। क्या मिल सकता है? बंधुत्व भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों बातें एक ही है, चाहे आपके ऑप्शन में बंधुता आए या बंधुत्व आए, आपका राइट आंसर होना चाहिए बंधुता। संविधान की प्रस्तावना में एक व्यक्ति की गरिमा को, इज्जत को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक के अभिलेखों के अनुसार कौन सा एक मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत नहीं था? तो देखिए ऑप्शन ए तोसली, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो देखिए तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, जो आपके तीनों नाम है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है और सम्राट जो अशोक थे उनके साम्राज्य से भी रिलेट है। लेकिन जो इंद्रप्रस्थ है ये रिलेट नहीं करता है अशोक के साम्राज्य से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इंद्रप्रस्थ मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विश्व बैंक वर्गीकरण के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए उच्च आय वाले देश, ऑप्शन बी उच्च मध्यम आय वाले देश, ऑप्शन सी निम्न मध्यम आय वाले देश, ऑप्शन डी निम्न आय वाले देश। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न मध्य आय वाले देशों के अंदर वर्ल्ड बैंक की जारी सूची के अनुसार भारत की रैंकिंग आती है। भारत का जो लेवल है वो निम्न मध्यम आय वाले देशों के अंदर काउंट होता है। तो देखिए अभी तक के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना दिल फेंक के जरूर मार दीजिएगा दोस्तों, और अपना जो सपोर्ट है वो हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही बनाए रखिए। और टेलीग्राम चैनल को भी पीडीएफ के लिए एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? तो आपका ऑप्शन ए बनता है कोलकाता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी सूरत। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बॉम्बे के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। दोस्तों जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस सीरीज के अंदर आपको नहीं करवाऊंगा, वो हम अलग क्लासों के अंदर करेंगे जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। केवल हम वही 50 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे जो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका,
कवक निम्न में से किस पर उत्पन्न हो सकते हैं? ऑप्शन ए बनता है आपका रोटी, ऑप्शन बी अचार, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी कपड़े, ऑप्शन ई ओल। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप जरूर समझेंगे। देखिए, जब हम किचन के अंदर रोटी रखते हैं 2-3 दिन के लिए, अगर कोई रोटी रखी रह जाती है या कोई ब्रेड रखी रह जाती है तो उस पर फफूंद आ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है। तो आपने समझा कि रोटी के ऊपर कवक उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार। आपने देखा होगा कि आचार में जब तेल होता है, जो ऊपर तेल तैरता रहता है, वो कम हो जाता है तो उस पे भी हम एक सफेद कलर की काई देखते हैं, फफूंद दिखाई हमें देखने को मिलती है। वो भी क्या है? कवक है। तो आपने देखा रोटी अचार दोनों पे कवक उत्पन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपना चमड़ा। तो देखिए, जो चमड़ा है, अगर वो कुछ समय के लिए खुले के अंदर रखा जाएगा, 1 महीने के लिए या 1 सवा महीने के लिए अगर खुले के अंदर रखा जाता है, तो उस पे भी फफूंद या कवक जमा होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कपड़े। आपने देखा होगा कि आप सर्दियों के अंदर जो गर्मियों के कपड़े हैं वो अपनी अलमारियों के अंदर सेट करके रख देते हैं कि अगली गर्मियों के अंदर पहनेंगे, अभी तो सर्दियों के कोट और स्वेटर पहनने का अपना टाइम आ चुका है। उसी प्रकार जो आपने कपड़े गर्मियों के अंदर निकालते हैं वापिस सर्दियां जाने के बाद, तो उनसे एक अलग सी स्मेल आने लगती है और उनपे एक काले काले कलर के छोटे धब्बे बन जाते हैं। वो धब्बे वास्तव में कवक या काई ही होते हैं। क्या होते हैं? कवक या काई ही होते हैं, फफूंद ही होते हैं। तो आपने देखा कि रोटी अचार चमड़ा कपड़े चारों अपने डेली लाइफ के हैं और इन चारों पे हम फफूंद या कवक देखते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई ओल, कि सभी जो अपने ऑप्शन दिए गए हैं रोटी अचार कपड़ा चमड़ा, ये चारों जो ऑप्शन है इन सभी में कवक उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, किस प्रकार की खेती में भूमि का प्रयोग भोजन चारे पशुपालन में होता है? आपका ऑप्शन ए है दुग्ध कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी वाणिज्यिक कृषि। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर क्या है आपका? मिश्रित कृषि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, कि मिश्रित कृषि कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसके अंदर पशुपालन के साथ साथ जो खेती की जाती है उसमें जो चारा उत्पन्न होता है वो पशुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है, और जो भोजन के रूप में हमें जो अनाज प्राप्त होता है वो मनुष्य काम में लेता है। तो मिश्रित कृषि एक ऐसी खेती का उदाहरण है जिसमें भूमि का प्रयोग भोजन चारे और पशुपालन तीनों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका मिश्रित कृषि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से आप में एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे भी पूछा जाएगा जरूर, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है उत्सव से। किससे बनता है? त्योहार और उत्सव से। चैनल पे एक क्लास है त्योहार और उत्सव की, आपने अगर वो क्लास ली है तो आपका त्योहार और उत्सव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जल्द ही मैं एक त्योहार और उत्सव की क्लास और लेके आने वाला हूं जिसके अंदर हम कुछ नए त्योहार और उत्सव के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बना है आपका, निम्न में से कौन सा एक अरुणाचल का कृषि महोत्सव है जो कि गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला जो महोत्सव है त्योहार है वो है आपका ऑप्शन ए बनता है लोसर, ऑप्शन बी उगादी, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी मापिन। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मापिन। अरुणाचल प्रदेश में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध महोत्सव है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है वो आप अपनी 10वीं 8वीं की क्लासेस की किताबें उठा के देखेंगे, जो सोशल साइंस की किताबें आती थी उनमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। और स्टूडेंट्स का जो ये क्वेश्चन है वो बहुत बार गलत होता है, क्योंकि वो इसमें टिक लगाते हैं 16 पे, कुछ लगाते हैं 17 पे, कुछ लगा जाते हैं 19 पे, लेकिन उन पागलों को यह नहीं पता कि भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, न कि 16 17 19 हैं। कितने हैं? 18। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या है 18, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? तो जब गवर्नमेंट अपने से टैक्स कलेक्ट करती है तो उसमें 1 रुपए पे उसको कितना कॉरपोरेशन टैक्स लगता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आने वाली एग्जाम्स है और जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम्स का चल रहा है उसमें इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। कहां से दोस्तों? इकोनॉमी से। तो इस सीरीज के अंदर मैंने इकोनॉमी से क्वेश्चन भी आपके लिए हैं और जो ये क्वेश्चन है वो इकोनॉमी का क्वेश्चन भी बनता है और ये क्वेश्चन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो मैं एक दिन आपको बजट भी तैयार करवाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपका आने वाली एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, कॉरपोरेशन टैक्स लगता है 15 पैसे का। कितना लगता है? 1 रुपए पे 15 पैसे का गवर्नमेंट को कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष प्रकार की सेलों में से नहीं है? ऑप्शन ए आग्नेय सेल, ऑप्शन बी चुंबकीय सेल, ऑप्शन सी कायांतरित सेल, ऑप्शन डी अवसादी सेल। तो आप सभी ने आग्नेय सेल, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके बारे में भी सुना होगा, अवसादी चट्टानों के बारे में भी सुना होगा और कायांतरित चट्टानों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आपने चुंबकीय सेलों के बारे में नहीं सुना। आपने सुना है चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी आपने सुना है, लेकिन जो चुंबकीय सेल है इस प्रकार की कोई चीज ही ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो है चुंबकीय सेल। नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की दौड़। क्या? मेरी जिंदगी की दौड़ किसकी आत्मकथा है? आपका ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, की आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। आपने सभी ने सुना होगा कि मिल्खा सिंह बहुत ही तेज दौड़ते हैं, इसीलिए उनकी आत्मकथा का नाम भी आप याद रख सकते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की दौड़। क्या? मेरी जिंदगी की दौड़। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मिल्खा सिंह वह व्यक्ति था जिसने खूब दौड़ लगाई और उसने अपना पूरा जीवन दौड़ पे ही कुर्बान कर दिया। मिल्खा सिंह वह व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में खूब दौड़ लगाई और अपना जीवन दौड़ पर ही कुर्बान कर दिया। इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो हंसते हंसते याद कीजिए, आपकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप जब पेपर दे के आएंगे तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि सर जो आपने उस क्लास के अंदर करवाया था वहां से ये क्वेश्चन आया और हमने आपकी क्लास ली थी और मेरा ये क्वेश्चन सही है। ये आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज के जरूर बताएंगे और तब मेरे दिल को शांति होगी कि जो मैंने पढ़ाया वहां से कुछ ना कुछ बच्चों को फायदा हुआ। और मैं ऐसे ही लगातार आपके साथ जुड़ के मेहनत करता रहूंगा। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि अपना जो सपोर्ट है वो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, खजुराहो के जैन मंदिर किस वंश के दौरान बनाए गए? तो खजुराहो के जो जैन मंदिर है उनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में भी आपने खूब सुना होगा। तो देखिए, जो खजुराहो के जैन मंदिर हैं वो बनाए गए थे चंदेल वंश के समय में। किस वंश के? चंदेल वंश के। तो जो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है चंदेल वंश, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है गुर्जर, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी जाट, ऑप्शन डी बंजारा। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो गैर नृत्य है वो राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान के भील वही हैं जिनके साथ हमारे महाराणा प्रताप ने मिलकर के अकबर को धूल चटाई थी और हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। किताबों में तो कहा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता, लेकिन दोस्तों वास्तव में अकबर की इतनी औकात नहीं थी कि वो महाराणा प्रताप के सामने भी आ सके। और आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि
जो अकबर है वो महाराणा प्रताप के सामने कभी आया ही नहीं, उसने केवल अपने दूतों से काम चलाया। तो ऐसे आदमी की क्या औकात कि वो हमारे महाराणा प्रताप को हराए, क्योंकि उनके साथी तो वो भील थे जो जंगलों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे और अपना सर्वस्व इस माटी के लिए गवा दिया, कुर्बान कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलियास खान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है बांसुरी, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सितार। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलियास खान का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है, दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है चौथ, ऑप्शन बी भोग, ऑप्शन सी भाग, ऑप्शन डी सरदेश मुखी। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथ। दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता था। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो 25% है वो संपूर्ण का 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। तो चौथाई का चौथ क्या होगा? चौथाई का चौथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान देखिए, 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो एग्जामिनर आजकल एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से पूछने लग गया है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चों ने बचपन से सीखा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एग्जामिनर अभी समझदार हो गया है, वो पूछता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? क्या पूछता है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के अंदर वो आपको टेम्परेचर पूछने लग गया है कि मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताइए। तो हमारे जो बच्चे हैं वो पीछे नहीं रहने चाहिए। हमारे बच्चे बताएंगे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, और डिग्री सेल्सियस में वो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। कभी ऐसा न हो कि आप एक ट्यूशन या एक क्लास को देखने के कारण बहुत आगे निकल जाएं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को स्किप कर देंगे, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इस जो क्लासें चलेंगी अभी हमारे चैनल पे 5 या 10 क्लासेज होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी दोस्तों। लेकिन जो 10 क्लासेज या 20 क्लासेज मैं आपको करवाऊंगा, उन्हीं से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे, अगस्त 2022 में पीएम मोदी ने कहां पर होमी भाभा के कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मोहाली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहाली। मोहाली कहाँ पे है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोहाली कहाँ पर है, तो ये है चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? मोहाली चंडीगढ़ के अंदर एक जगह का नाम है मोहाली। वहां पे हमारे पीएम मोदी जी ने अगस्त 2022 के अंदर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन, इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ना जाने आपके एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जाता है। और मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका ये क्वेश्चन इजी है लेकिन गलत हो जाता है। तो देखिए, विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा है कि जो अपने सीवी रमन जी थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता, कि जो कानून है उसमें सभी समान है, ऑप्शन डी उपाधियों का अंत। तो देखिए, जो आपका आर्टिकल 17 है, 17 है, उसका संबंध है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मीनिंग है दोस्तों छुआछूत,
छुआछूत और अनटच एबिलिटी, कि किसी को छूना नहीं है, वो नीची कास्ट का है, वो ऊंची कास्ट का है, इन सभी का अंत हमारा संविधान का आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 करता है। तो आर्टिकल 17 का रिलेशन किससे हो गया, संबंध अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर होगा केरल की सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। क्या है? केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है दोस्तों। और अगर आपको पूछा जाए कि साक्षरता दर किसकी ज्यादा है, तो वो भी किसकी है? केरल की। लिंगानुपात केरल का, साक्षरता दर भी केरल की सबसे ज्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की FRBM एक्ट 2003 में एफ का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है फाइनेंशियल, ऑप्शन बी फंक्शनल, ऑप्शन सी फिस्कल, ऑप्शन डी फ्रीडम। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फिस्कल। क्या हो जाएगा? फिस्कल। कि जो FRBM एक्ट 2003 है, इसमें एफ का मीनिंग होता है फिस्कल। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी एक पतली परत उस पर चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर किस धातु की आपको परत चढ़ाई जाती है, वो एग्जामिनर पूछना चाहता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऑप्शन ए बनता है तांबा, बी ऑप्शन जस्ता, सी चांदी, ऑप्शन डी निकल। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जस्ते की परत गैल्वेनीकरण के अंदर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, किसने दो मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाए थे? तो टक्का और जीतल का प्रचलन शुरू किसने किया? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने दो सिक्के टका और जीतल चलवाए थे। नेक्स्ट, वॉकर कप किससे संबंधित है? तो आजकल जो आने वाली एग्जाम्स है और जो एग्जाम्स चल रही है, उनमें खेल शब्दावली बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तो मैं भी आपके लिए क्वेश्चन कम क्यों रखूं, मैंने भी बहुत से क्वेश्चन खेल शब्दावली से रखे हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो देखिए, वॉकर कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वॉकर कप का संबंध है गोल्फ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करने वाले विटामिन का नाम है विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन ए। दो क्वेश्चन और बता देता हूं इसी के साथ में आप लोगों को, कि जो विटामिन ए है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, और जो विटामिन ए का सबसे अच्छा पूर्ति कारक है, जिससे सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है, वो है गाजर। ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्या पता कहीं पे आपको पूछ लिया जाए, या आपके घर में जो बच्चे हैं कहीं वो ही पूछ ले और आप न बता पाए तो आपकी बेइज्जती न हो दोस्तों। इसीलिए देखते रहिए और आगे की क्लास का मजा लेते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो देखिए, जोवियन ग्रह, पहले तो क्वेश्चन बनता है कि जोवियन ग्रह कौन से होते हैं? तो देखिए, जोवियन ग्रह वे ग्रह होते हैं जो बड़े होते हैं, और जो ये बने होते हैं, ये ग्रह, ये कम क्वथनांक की चीजों से बने होते हैं, जो कम क्वथनांक की चट्टानें होती है, उनसे ये जोवियन ग्रह बने होते हैं, और ये आकार में बहुत ही ज्यादा विशाल होते हैं दोस्तों। और जो अपना ब्रह्मांड है, उसके अंदर केवल 4 जोवियन ग्रह, कितने ग्रह हैं? 4 जोवियन ग्रह। पहला बृहस्पति, दूसरा नेपच्यून, तीसरा शनि, और चौथा जोवियन ग्रह है उसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है? यूरेनस। ये जो 4 ग्रह हैं मैंने आपको बताए, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस, इन सभी के अलावा जो भी ग्रह बच गए वो सभी जोवियन ग्रह नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप सभी बता देंगे कि शुभम सर ने हमें पढ़ाया था कि 4 ही ग्रह ऐसे हैं जिनको जोवियन ग्रह की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। उनमें पहला आता है यूरेनस, सेकंड बृहस्पति, थर्ड नेपच्यून, और फोर्थ और लास्ट शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
तो नवंबर 2022 तक सर्वाधिक कपास उत्पादित करने वाला राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। और गुजरात से एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मेरे, वो बता देता हूँ। क्लास तो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम में पूछ लिया जाए और जो इसमें नहीं है वो पूछेगा। तो देखिए, गुजरात से क्वेश्चन याद आ रहा है कि जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना है? तो देखिए, भारतीय रेलवे ने यह प्लान बनाया है कि हम 2030 तक, कब? 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन युक्त हो जाएंगे। तो 2030 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ब्रिटेन के किस पीएम ने 44 दिन तक कार्यभार संभाल के 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए बनता है थेरेसा मे, ऑप्शन बी लीज ट्रस, ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी ऋषि सुनक। तो आप सभी को पता होगा कि ऋषि सुनक भारतीय हैं और भारतीय मूल के हैं और ये वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम के रूप में हैं और G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था अभी। और 9 और 10 सितंबर को जो बैठक हुई थी उसके अंदर भी ऋषि सुनक ने शिरकत की थी। और जो लीज ट्रस्ट थी, इनसे पहले उन्होंने अपना 44 दिन का कार्यभार कंप्लीट किया और इस्तीफा दे दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लीज ट्रस्ट ने 20 अक्टूबर 2022 को 44 दिन के कार्यभार के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था और नए पीएम बने वहां के ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक भारतीय मूल के पीएम हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट, दिल्ली नगर निगम एक्ट 2022 का उद्देश्य दिल्ली के खालिस्तान नगर निकायों को एक इकाई में एकीकृत करना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो दिल्ली नगर जो एक्ट 2022 का उद्देश्य है वो कितने नगर इकाइयों को एकीकृत करना है कि उनको अलग अलग कर दिया जाए? तो वो है 3 नगर निकायों को, निगमों को अलग अलग करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 88.01%। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर थी। नेक्स्ट, किसी अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला ने की थी। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता महिला ने की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में हुआ, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी कानपुर अधिवेशन 1925, ऑप्शन डी लाहौर 1929 का अधिवेशन। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला ने की थी। और जो ये अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का लोक नृत्य है या राज्य का नृत्य है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला था? तो ऑप्शन ए है प्रमोद भगत, ऑप्शन बी कृष्णा नागर, ऑप्शन सी सुमित अंतिल, ऑप्शन डी अवनी लेखरा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला था। नेक्स्ट देखिए, किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चरिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो जो हम मॉइस्चराइजर या जो साबुन काम में लेते हैं उसमें किस पदार्थ का उपयोग लिया जाता है, ये पूछना चाहता है एग्जामिनर। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी फ्रेयन, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी गेलेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। एक मॉइस्चराइजर होता है, इसीलिए इसका उपयोग साबुन और जो मॉइस्चराइजर आते हैं उनके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है? तो आपका ऑप्शन ए है वेटिंग फॉर ए विसा, द रेस ऑफ माई लाइफ माई लव, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ऑप्शन डी विंग्स ऑफ फायर। तो जो विंग्स ऑफ फायर है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन जी की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो ऑप्शन ए हॉर्नबिल,
पहले बता देता हूँ, हॉर्नबिल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाता रहेगा दोस्तों। हॉर्नबिल है नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का। ऑप्शन बी चपचारकूट, ऑप्शन सी नोंगक्रम, ऑप्शन डी सनबर्न। तो देखिए जो नोंगक्रम है वो है मेघालय का, हॉर्नबिल है कहाँ का? नागालैंड का। और जो आपका मणिपुर का है, कहाँ का है? सॉरी दोस्तों, जो चपचारकूट है वो है मिजोरम का है। कहाँ का है चपचारकूट? मिजोरम का। चपचारकूट याद रखिएगा, मिजोरम का है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो सनबर्न है वो है बारा। बारा कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान के अंदर ये एक उत्सव है, मनाया जाता है। माता जी का मंदिर है, वहां पे सनबर्न महोत्सव मनाया जाता है। चपचारकूट कहाँ का है? मिजोरम का। नोंगक्रम ऑप्शन सी मेघालय का जो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। हॉर्नबिल है नागालैंड का। चारों मैंने आपको बता दिए हैं, चारों याद कर लीजिएगा दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण मिला था? ऑप्शन ए उदय शंकर, ऑप्शन बी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ऑप्शन सी गुरु बिपिन सिंह, ऑप्शन डी केलुचरण महापात्रा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए 1998 में पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास के अंदर करवाया होगा। अगर आपने क्लासेस ली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने बताया था कि 2 का डबल 4 और 4 का वापिस आधा कर दीजिए। ये भारत का जो एरिया है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो आपके पास आ जाएगा कि 2 दूनी 4, 4 का आधा 2, 2 4 2, ये विश्व के क्षेत्रफल में भारत के एरिया का हिस्सा आता है। नेक्स्ट, मनुष्य के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी नव पाषाण, ऑप्शन डी पूरा पाषाण। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा किसके एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी हारमोनियम, ऑप्शन डी वायलिन। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संतूर के। नेक्स्ट है, 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो आपका ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, पद्दकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो आपका ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी होयसल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रकूट वंश ने पद्दकल में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। और जो क्लासेज है वो हमारी वीकली क्लासेज रहेंगी। कैसे रहेंगी दोस्तों? वीकली क्लासेज, सप्ताह के अंदर एक क्लास आएगी जिसके अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने? टॉप 50 क्वेश्चन हम सप्ताह में एक दिन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।